Hello students, this is Syed Rusa from Dasga Islamic Inter College. So students, in my previous video we studied about respiration. First part of the respiration. तो हमने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा? Respiration पढ़ा, breathing पढ़ी और difference between respiration and breathing, photosynthesis, difference between photosynthesis, respiration, types of respiration, aerobic, anaerobic, and then external respiration and internal, that is cellular respiration. So now in this video we will study about the parts of the respiratory system, that is human respiratory system. कैसे function करता है, क्या क्या इसमें होता है, कैसे हमारी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में, लंग्स से फिर देन हमारी बॉडी में कैसे जाती है, सेल्स में कैसे जाती है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे. इट मीन्स हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे. ठीक. सो दिस इज द फिगर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रिल्स, राइट, जो हमारे नोज में बाहर आउटसाइड टू होल्स दिखाई देते हैं, दैट इज नॉस्ट्रिल्स, वहाँ से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है. देन नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकीज, ओके, एंड देन कम्स एल्वियोली, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, एंड देन दीज टू लंग्स, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज जस्ट डिपेंड अपॉन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड पार्टिकल ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल होता है. तो फूड हमको कहाँ से मिलता है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सिंपलर फॉर्म में मिलते हैं ना, हमारी सेल्स में पहुँचते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में. उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है वो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलती है. और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है, राइट. सो हम ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ये हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, आप मेरी देख सकते हो. तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसमें से हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वाइटल, है ना, ऑक्सीजन ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. और एक बात और कि हमारी एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन होती है, राइट. 78%. ऑक्सीजन कितनी होती है, अप्रॉक्स 21% होती है. कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03% होती है ना. तो ये सारी गैसेस, तो नाइट्रोजन और अदर गैसेस तो उसी फॉर्म में बाहर आ जाती हैं बॉडी के, बट जो ऑक्सीजन होती है ना, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है. 4% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन 16%, बाकी की ऑक्सीजन यूज हो जाती है. तो अब हम इसमें कैसे फंक्शन होता है ये समझते हैं. ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से कहाँ से मिली, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलती है. देन ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे नेजल कैविटी में जाती है. ठीक, ये नेजल कैविटी में जाती है. अब ये नेजल कैविटी क्या होती है, तो स्टूडेंट्स नेजल कैविटी, इसमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं और सीलिएटेड हेयर्स भी होते हैं. ठीक, तो अब इनका फंक्शन क्या है, म्यूकस क्या करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ओके, और सीलिया मोशन करते रहते हैं, जिससे हमारे जो डर्ट पार्टिकल है या बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो है, यहाँ पे ये हमारा जो हमारी बॉडी का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला डिफेंस सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है. तो यहाँ पे म्यूकस से एयर मिक्स होती है, ह्यूमिडिफाई होती है, वार्म अप होती है और मोशन करता रहता है ना सीलिया, तो उससे वार्म अप होगी और ह्यूमिडिफाई होगी और फिर ये पास हो जाएगी हमारे फेरिंग्स को. तो नेजल कैविटी जो होती है म्यूकस सिक्रीट करती है, अबाउट ½ लीटर ऑफ म्यूकस पर डे ये सिक्रीट करती है. ठीक, देन एयर रीचेस टू फेरिंग्स, फेरिंग्स में पहुंचती है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट. ये फेरिंग्स जो है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पॉइंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पॉइंट है. ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फूड पार्टिकल्स और एयर पार्टिकल दोनों आके मिलते हैं. ठीक, अब जो फूड, हम कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम मुंह से भी सांस लेते हैं, पर मुंह से सांस जब हम लेते हैं तो मुंह में तो सीलिया होता नहीं ना, तो सीलिया नहीं है और म्यूकस से मिक्स नहीं होती, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. तो इसीलिए कहते भी है मुंह बंद करके ही सांस लेनी चाहिए. तो यहाँ पे हमें फेरिंग्स पे ये पॉइंट क्या है, फेरिंग्स क्या है, ये जंक्शन होता है, बहुत फूड पार्टिकल और एयर पार्टिकल दोनों यहाँ मिलते हैं. तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है. देन एयर कहाँ पहुँचती है, लैरिंग्स पे पहुँचती है. अब ये लैरिंग्स क्या होता है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ऑलराइट. सो लैरिंग्स पे, इसके लैरिंग्स के टॉप पे क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है. दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये एपिग्लॉटिस क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में, दैट इज ट्रैके में जाने से रोकता है. और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्विच की तरह काम करता है. जब हम फूड पार्टिकल इंगल्फ करते हैं ना, तो ये इसको
ऑसिफाइगस में सेंड कर देता है और एयर पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं, हमारे ट्रैकिया में चले जाते हैं। तो ये जो लैरिंग्स होता है ना, ये फेरिंग्स है ट्रैकिया को मिलाता है, ठीक। और इस लैरिंग्स में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, मसल्स के, सॉफ्ट मसल के वोकल कॉर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब कभी कभी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, आपने एडम्स एप्पल देखा होगा अपने गले में, तो जब हम एयर ब्लॉक हो जाती है यहाँ पे एयर का पासेज, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो जब मिमिक्री करते हैं डिफरेंट साउंड प्रोडक्शन इसी की वजह से होता है, लैरिंग्स की वजह से होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, राइट। फिर एयर कहाँ पास होती है, ट्रैकिया में पास होती है। सो ट्रैकिया भी क्या होता है, सीलिएटेड होता है। लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज 10 सेंटीमीटर टू 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और ट्रैकिया फिर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकी में, 2 ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाता है। अब आपको यहाँ पर ये सर्कुलर रिंग दिख रही होंगी ना ट्रैकिया में। दिस सर्कुलर रिंग्स आर 16 to 20 नंबर्स, ठीक। ये 16 से 20 नंबर में होती हैं और ये रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर जब हम एयर, हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन आती है ना, प्रेशर से आती है, तो अगर ये मसल्स पे ये रिब्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना, ब्लॉक हो सकता है हमारा पासेज और फिर डेथ हो जाएगी इंसान की। सो आपने कभी ऐसा पाइप देखा होगा, ये जो पाइप है ना, इस तरह इस पे रिंग्स होती हैं, ठीक, ट्रैकिया पे। तो और ये ब्रोंकीज, दोनों ब्रोंकी जब डिवाइड होती है, ये जो ट्रैकिया डिवाइड होता है ना 2 ब्रोंकी में, यहाँ तक रहता है, बट जब ये फर्दर डिवाइड होती है ना ब्रोंकियोल्स में, तो ये रिंग्स नहीं रहती, ठीक। वो थिनर ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती ब्रोंकियोल्स, और तब ये रिंग नहीं होती, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया, इसका फंक्शन क्या है, रिब ऑफ कार्टिलेज हमारे ईयर्स में भी होते हैं। आप जो थोड़ी सी बोन लाइक स्ट्रक्चर फील करते हो ना, तो वो कार्टिलेज ही होता है, ठीक। यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। और हार्ड अगर होता है तो क्या होता है, अगर ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, अगर ये बहुत हार्ड होती, बोस की तरह हार्ड होती, तो क्या होता, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, उसमें लंग्स में कुछ ना कुछ इंजरी आ सकती थी ना, इसीलिए इनको ये इस बोन के होते, ठीक, रिब्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, वो ज़्यादा हार्ड बोन के नहीं होते। फिर एयर कहाँ पहुँचती है, हमारी ब्रोंकीज में पहुँचती है, और ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, इसको सिंगुलरली हम ब्रोंकस कहते हैं, ठीक। ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं, देन ब्रोंकियोल्स हैव टिप जो एंड अप एट द एल्वियोली, ठीक। ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, ये कहाँ पे, ये एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा छोटा, इसको एल्वियोली कहते हैं। यहाँ पर ये एंड अप हो जाते हैं ब्रोंकीज जो होते हैं, ठीक। यू कैन सी राइट है, ये ब्रोंकीज है, यहाँ पे डिवाइड हो गए, ठीक। अब हम लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या होता है, ये राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है। जो लेफ्ट लंग होता है ना, ये थोड़ा सा नैरो होता है, और राइट लंग क्या होता है, थोड़ा सा वाइडर होता है, आप फिगर में भी देख सकते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी होता है ना। तो जो राइट लंग होता है वो हमारा 3 लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडिल। और जो लेफ्ट लंग होता है वो दो लोब्स में डिवाइड होता है फिशर के थ्रू। तो ये एक इंफीरियर होता है और सुपीरियर होता है, और एक इंफीरियर होता है, ठीक। और एक चीज और, ये जो लंग होता है ना, इस पे एक कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, जैसे हार्ट में थी ना, वैसे ही लंग्स में भी कवरिंग होती है। इसको हम कहते हैं प्लूरल कवरिंग होती है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए होती है। और ये आउटर एक लेयर होती है, आउटर एंड इनर। तो एक पैराइटल प्लूरा होती है और एक विसरल प्लूरा होती है, ठीक। और ये रिब केज के थ्रू जो हमारा लंग है ना, ये किससे प्रोटेक्टेड होता है, रिब केज के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। और ये दोनों साइड से ऐसे रिब केजेस होते हैं, ठीक। और अगर हम इस रिब केज में से लंग हटा दें तो जो कैविटी दिखेगी ना हमें, उसे हम थोरैकिक कैविटी कहते हैं। तो आपको अगर कोई लोकेशन पूछे लंग्स की, तो यू कैन से ये लंग्स कहाँ पर होते हैं, थोरैकिक कैविटी में होते हैं, इनसाइड द थोरैकिक कैविटी, ठीक, प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है नेक्स्ट, ये होता है डायफ्राम, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस पे बहुत डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे। हमने ब्रीदिंग में देखा था, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, ये डायफ्राम क्या होते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं, स्टोमक हमारा बाहर, कभी कभी हम सांस रोकते हैं ना, तो क्या होता है, पेट बाहर निकल आता है ना, तो पेट अंदर हो जाता है। तो ये क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये नीचे की साइड हो जाते हैं, लंग्स में स्पेस बढ़ता है और रिब केज भी फैलते हैं, और क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और एल्वियोलीज में। तो आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg होता है ना हमारा
स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 760 mmHg होता है। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन अंदर आती है, तो जो पार्टिकल्स हैं हमारे लंग्स में, एयर पार्टिकल, यहाँ पे स्पेस हो जाता है ना, और एयर पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, फिर ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, और ये जो यहाँ पे उसी वक्त प्रेशर फॉल करता है, और मान लो ये हो जाता है 758 mmHg हो जाता है। ठीक, अब ये ऑक्सीजन लंग में कैसे आ रही है हम ये डिस्कस करें। तो मान लो ये प्रेशर कितना हो गया 758 mmHg हो गया। आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा होगा, क्या कहता है बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। जैसे यहाँ पे प्रेशर डाउन होता है वॉल्यूम बढ़ता है ना, और ऑक्सीजन गैस अंदर आती है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट, हमने पहले जो वीडियो है इसमें आप अगर देखोगे तो जो भी मूवमेंट होते हैं वो हाई टू लो होते हैं ना। तो अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था 760 mmHg, यहाँ पे 758 हुआ, ऑक्सीजन अंदर आ गई, ठीक, हाई टू लो मूव कर गई। अब क्या होता है, ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर टू लंग्स आ गई। अब ये ऑक्सीजन गैस कहाँ ट्रैप हो जाएगी, एल्वियोलीज में ट्रैप हो जाएगी। ठीक, ये देखिए ये एल्वियोली है, और ये किससे कवर्ड है, पूरा वेब ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज से कवर्ड है। ठीक, तो ये कैपिलरीज का भी अपना फंक्शन होता है, ब्लड वेसल्स होती है ना, और ये देखिए ये पल्मोनरी वेन है, और ये पल्मोनरी आर्टरी। हमने जब हार्ट के बारे में डिस्कशन किया था तो हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर पल्मोनरी वेन और आर्टरीज के केस में ये एक एक्सेप्शन है। ठीक, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स में, एंड देन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन भी आपको हमेशा याद रखना है। फिर क्या होता है, अब एल्वियोली सैक में जो है एयर जो हो गई ट्रैप हो गई। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे फिर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एल्वियोली टू, यानी अब यहाँ मेन ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोली टू ऑक्सीजन का, एल्वियोली से ऑक्सीजन कैसे ब्लड वेसल्स में जाती है ये हम पढ़ेंगे। ठीक, सेल्स में कैसे जाती है ये पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हम एक एल्वियोलस की बात करते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली देखते हैं। ठीक, सपोज ये एल्वियोली का एक सिंगल स्ट्रक्चर है, और एल्वियोली की जो लेयर होती है ना बहुत थिनर वॉल होती है, एपिथेलियम की सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है, और ये इसी वजह से यहाँ पे आराम से डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक, और ये जो ब्लड वेसल की वॉल होती है ये भी सिंगल लेयर एपिथेलियम की होती है, और यहाँ पे आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं ना, यहाँ पे ये पार्टिकल्स ऐसे मूव करते रहते हैं, और ये यही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आया O2, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता रहता है ना, CO2 गोज आउट। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ना, इसका प्रेशर कितना होता है 104 mmHg होता है, राइट, mmHg। और जो ऑक्सीजन यहाँ पे होती है ना वेसल्स में हमारी, इसका प्रेशर पता है कितना होता है 40 mmHg होता है। ठीक, तो अब हमने अभी इससे पहले भी डिफ्यूजन में ये बात क्लियर कर ली, हाई टू लो मूव करेगा तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर सीधे हमारी वेसल्स में चली जाएगी, और जो यहाँ पे CO2 होता है ना, वेसल्स में जो CO2 होता है इसका प्रेशर कितना होता है 45 mmHg होता है। ठीक, और यहाँ पर जो CO2 होता है इसका प्रेशर कितना होता है 40 mmHg होता है। तो यहाँ से CO2 कहाँ मूव करेगा, एल्वियोली में चला जाएगा, देन एल्वियोली से ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स टू ब्रोंकी, then bronchi to trachea, then it will move to larynx, then larynx to pharynx, then pharynx to nasal cavity and then out. Okay, तो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का हमारी बॉडी से बाहर, CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर जाने का। पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये और भी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू डिफ्यूज होता है, जैसे प्लाज्मा के थ्रू ये 7% डिफ्यूज होता है। ठीक, प्लाज्मा में वाटर होता है ना, तो उसके साथ ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है, और 7% डिफ्यूजन यहाँ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा से। ठीक, बाइकार्बोनेट भी बना लेता है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो उसके थ्रू सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, डिफ्यूजन होता है, और वो होता है 70%। ठीक, 10 to 23% ये हीमोग्लोबिन के थ्रू आउट होता है। ठीक, डिफ्यूज कर जाता है 10 to 23%। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ से हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, Hb+O2, जब ये सेल्स में जाता है
तो फिर से ये HbO2 बना लेते हैं ना, फिर जब ये सेल्स में जाता है ना तो ये फिर से स्प्लिट आउट हो जाता है Hb प्लस O2 में, और इसी तरह ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुंच जाती है। ठीक, सो ये मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे जो डायफ्राम होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हम ब्रीदिंग करते हैं, आपको पता होगा ब्रीदिंग करते हैं तो क्या हम कंट्रोल करते हैं, क्या हमको सोचना पड़ता है कि अभी हमें ब्रीदिंग करनी है नहीं करनी है? अगर ऐसा होता तो हम भूल भी तो सकते थे। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये सारी प्रोसेस हैंडल करता है ना, हमें ये याद नहीं रखना पड़ता कि हमें ब्रीदिंग करनी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें हिकअप्स आते हैं ना, हिचकी आती है, तो ये जो डायफ्राम है ना, इसको रॉन्ग मैसेज मिल जाता है और ये अप डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें हिकअप्स भी आते हैं। ऑलराइट, सो ये सारी प्रोसेस क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और ये पूरा प्रोसेस, ये स्ट्रक्चर था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एंड नाउ आई होप you understand. If you have any query, you can ask me through the comment section. Thank you.